हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन, इस टर्म में तो हमने अब तक दो मुख्यमंत्री देखे हैं। नौकरी के मामले में आप अपनी ही सरकार को कितना नंबर देंगे 100 में? एकदम बहुत, चूंकि आपकी छवि एक नहीं ईमानदार बिल्कुल उसकी विधायक बात रही उसको है। लेकर के नौकरियों की जो मामला है वो फंस गई। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में भारी गड़बड़ी को लेकर पूरे राज्य के युवा नाराज हैं। वे मांग कर रहे हैं कि दोबारा परीक्षा हो और उसकी डेट जारी की जाए। इस दिशा में आप सरकार पर दबाव बनाए हैं या बना रहे हैं? क्या स्थिति? बिल्कुल परीक्षाओं को लेकर के शुरू से ही स्पष्ट रही हमारी। तो आप ये आपने कह रहे हैं देखा, कि हेमंत सोरेन को जानबूझ के फंसाया गया, आलमगीर आलम को जानबूझ के फंसाया गया। बिल्कुल टारगेट वही पे चीजों पे लक्ष्य, हम इससे चीजें नहीं कर रहे। और दूसरी बात करें, लेकिन अगर जो आप 37 करोड़ रुपए मिले हैं, उसमें बात करूं, बिल्कुल उसकी बात कर रहे हैं। 37 करोड़ मिले हैं, 47 करोड़ मिले हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल जो है कार्रवाई, जो चीजें हैं वो होनी चाहिए। इंडिया अलायंस ने तय किया कि विनोद सिंह यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। जेपी वर्मा यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया। आपको नुकसान होने जा रहा है? फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? मैंने फिर कहा, हमारे किसी ये चुनाव कोई व्यक्ति का चुनाव ही नहीं है इस बार लोकसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेजिंग बहुत क्लियर है कि बाकी लोकसभा सीटों पर हमारे सांसद जीते नहीं जीते, लेकिन कम से कम हमारे केंद्रीय मंत्री नहीं हारने चाहिए। मैसेजिंग खराब जाएगा देश में। तो इस हिसाब से तो अर्जुन मुंडा जहां से चुनाव लड़े खूंटी से, वहां प्रधानमंत्री ने खुद सभा की, और यहां केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, उस हिसाब से वहां भी सभा हुई। आप तो रिपोर्ट तो देख रहे हैं, उनके सांसद की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्या स्थितियां हैं। इतने बड़े अंतर को पाट पाएंगे विनोद सिंह? क्या उपाय लगाए हैं, क्या सोचे हैं, क्या अर्थमेटिक है? 4,54,000 कैसे? ठीक आंकड़े उल्टे वैसे, लेकिन कि पिछली बार एक ही टीम के भी लोगों के भी थे, वो लड़ाई ही नकली थी। देश के 5वें चरण के चुनाव में झारखंड में जो एक सीट जो सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है, वो है कोडरमा। कोडरमा पर सबकी निगाहें इसलिए भी अटकी है क्योंकि यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट की केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी चुनाव लड़ रही हैं। उनको इस बार अपना ये सीट बचाना है और उनके खिलाफ चुनौती दी गई है माले विधायक, यानी कि माले के कोटे से आने वाले बगोदर से विधायक विनोद सिंह को। कहा गया है कि टारगेट अचीव किया जाए, और शायद यही वजह रही कि पहली दफा विनोद सिंह को यहां से मौका मिला है। वे पहली दफा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अगर आपको बताऊं कि विनोद सिंह का 3 परिचय क्या हो सकता है, तो उसमें 3 परिचय बतौर पत्रकार मेरे जहन में आते हैं। पहला परिचय तो ये कि बगोदर से 3 बार के विनोद सिंह विधायक हैं। दूसरा परिचय ये कि कॉमरेड महेंद्र सिंह के बेटे हैं। वे कॉमरेड महेंद्र सिंह जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए लड़ा, और जो सामंतवादी शोषण के संघर्ष के खिलाफ जिनकी हत्या हुई, और जिनको आज पूरा झारखंड, पूरा देश याद करता है। और तीसरा परिचय विनोद सिंह का ये हो सकता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की, समाजशास्त्र में इन्होंने एमए किया है। कुल मिलाकर बात इतनी है कि पहली दफ़ा लोकसभा का अनुभव आपको होने जा रहा है। पहली दफ़ा लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक तो विधानसभा चुनाव लड़ने का अनुभव था, लोकसभा चुनाव की तरफ आप जा रहे हैं। कितना अंतर है, पहले तो हमें यही बताइए। नहीं, पहली बात तो अगर चुनाव तो 5 साल में एक बार होती है जी। लेकिन हम लोग जिस तरीके की राजनीति, हम लोगों की राजनीति कोई चुनाव केंद्रित ही नहीं होती है। ठीक बात। चुनाव केंद्रित होती तो फिर बगोदर से बाहर कोई और भूमिका और सारी चीज़ें नहीं होती है। जहाँ भी मैं ये तीसरा टर्म विधायक हूँ, तो विधायक रहते हुए भी, जब पिछली बार विधायक नहीं भी था तब भी, जहाँ कहीं भी सवाल हो राज्य के लोगों के, नागरिकों के, तो विधानसभा सदस्य रहा तो उसमें वहाँ भी, और सड़कों में भी उन मसलों को लेकर के हम लोग लड़ते रहे हैं, सवाल होते रहे हैं। तो चुनाव एक अलग है, इसमें एक वोटिंग है, लेकिन वो चाहे चुनाव हो या न हो, पूरे इलाके में गिरिडीह हो, कोडरमा हो या झारखंड के किसी भी कोने में, उन सवालों के लिए न्याय के पक्ष में आवाज़ उठाना, खड़े होना, ये हम लोगों की फितरत रही है और उस पर लड़ते रहे। मेरा पहला सवाल तो विनोद जी यही है कि लोग कह रहे हैं कि कोडरमा एक ऐसी सीट है जहां विनोद सिंह अन्नपूर्णा देवी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की लड़ाई है। और ऐसा कहते हुए लोग उनके एक स्टेटमेंट का, उनके एक बयान का जिक्र करते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की, सभा की, तो सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब आप वोट डालने जाइए कोडरमा में, तो याद रखिए कि मैं ही आपका पीएम हूं और मैं ही आपका एमपी भी हूं। तो विनोद सिंह की लड़ाई किनके खिलाफ है? अन्नपूर्णा देवी के खिलाफ है
या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देखिए, खिलाफ? किसी हमारी या किसी की किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हाँ, ये राजनीतिक जनरल प्रतिद्वंद्विता है। लड़ाई सबसे बड़ी यही है कि पिछले 10 सालों में जी। जो सरकार चल रही है, जो जिस लूट झूठ और धोखे जी। से सरकार चलाई जा रही है, आज उसके खिलाफ पूरे देश भर में नौजवान हों, महिला हों, तमाम जो लोग हैं, सेना के जवान हों, वो सारे लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं या सरकारी सेवक हों। तो उनकी आकांक्षाओं को, उनकी भावनाओं को शोषण किया गया अच्छे दिन पे, महंगाई के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पर, और फिर वो ठगा गया। और बल्कि काम ठीक उल्टे किए गए। वोट तो आम आदमी का, काम जो है खास लोगों का, बड़े घरानों का। तो लोगों की इस उम्मीदों और आकांक्षाओं पे जो चोट पहुंची है, उसके खिलाफ लोग लड़ रहे हैं। रही बात कोडरमा की, किसी बात तो प्रधानमंत्री ने खुद ही बता दिया अपने भाषण से भी, अपने काम से, कि कोडरमा के सांसद हों या मंत्री हों, कोई 5 सालों में उन्होंने जिन्हें चुना, जिन्हें उन्होंने बनाया, ये खुद उनको भी इस बात का यकीन हो चुका कि कोई एक काम तक वो गिरा नहीं सके। ये कोडरमा के लोकसभा और कुछ चीज़ों में है। रही बात प्रधानमंत्री जिस समय जानते हैं, या हम जिस संविधान की बात करते हैं, प्रधानमंत्री का खुद का ये कहना कि न कभी लोकसभा चुनाव के बाद, अभी भी हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो और धीरे धीरे कम की जा रही है। न कोई एक प्रधानमंत्री का लोगों तक आना, न आम लोगों का प्रधानमंत्री तक जाना जो है वो सुलभ है। सांसद ही, विधायक ही वो पुल होते हैं जिसके माध्यम से लोगों की आवाज़ संसद तक, विधायिका तक जाती है, और वही वो ब्रिज होते हैं जिसके माध्यम से आते हैं। हमारी संसदीय व्यवस्था यही है। और वही अगर मजबूत नहीं हो, वह ढांचा ही कमज़ोर हो, वही आपकी बातों को वाहक करने वाली स्थितियां नहीं हो, तो संसद, सरकार वो एक तो अपनी जगह है, लेकिन उस क्षेत्र के लिए तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। विनोद जी, लोग कह रहे हैं कि इस बार आप बहुत टफ कंपटीशन में फंस गए हैं। पिछले दफ़ा 2019 में जब अन्नपूर्णा देवी चुनाव लड़ी, तो उनके खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के बाबूलाल मरांडी वो चुनाव लड़ रहे थे। पर जो चुनावी नतीजे आए, इसके बाद बहुत भद्द पिटी बाबूलाल मरांडी की। 4,54,000 के अंतर से हारे थे। हम लोगों ने पिछली बार ही कहा था कि वो कोई 2 अलग अलग टीमों की लड़ाई नहीं है। हाँ, पिछली बार कोडरमा की टीम का जो एक ही टीम के जो है ए पक्ष और बी पक्ष थे। अच्छा। इस बार, और आज आप वहीं देख रहे हैं, आज बाबूलाल मरांडी और अन्नपूर्णा जी वहीं हैं एक साथ, जिस बात को लेकर के हम लोग करे थे। लेकिन इस बार की लड़ाई जो है कोडरमा के नौजवानों की, कोडरमा लोकसभा के प्रवासी श्रमिकों की, कोडरमा के छात्र नौजवान जो शिक्षा मंत्री होते हुए भी सबसे हायर एजुकेशन में फिसड्डी जिले के रूप में दर्ज है, कोडरमा और गिरिडीह। कोडरमा के जो माइका हैं, जो पत्थर स्टोन्स क्रेशर से जुड़े हुए लोग हैं, मजदूर हैं, व्यापारी है, जो 300 से ज़्यादा गांव सड़क से अभी तक जो है वंचित हैं, जो प्रधानमंत्री आवास जिस जिले में सबसे ज़्यादा कटौती हुई, अभी भी झारखंड की पहचान भले ही औद्योगिक राज्य के रूप में होती हो, लेकिन कोडरमा गिरिडीह का हिस्सा जो अभी भी कृषि में निर्भर है, तो इन तमाम लोगों की जो उम्मीदें हैं उसके लिए लड़ाई है, और उनकी लड़ाई है जो ठगे गए। कुछ मैं चुनिंदा वैसे लोगों के साथ बैठा था जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स को बहुत नज़दीक से देखते हैं, जानते समझते हैं। तो मुझे हमारे बहुत नज़दीक के व्यक्ति ने कहा, जो अच्छी खासी जानकारी रखते हैं पार्टी के संगठन के अंदर की, तो बीजेपी के ही व्यक्ति थे, आरएसएस से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेजिंग बहुत क्लियर है कि बाकी लोकसभा सीटों पर हमारे सांसद जीते नहीं जीते, लेकिन कम से कम हमारे केंद्रीय मंत्री नहीं हारने चाहिए, मैसेजिंग खराब जाएगा देश में। तो इस हिसाब से तो अर्जुन मुंडा जहां से चुनाव लड़े खूंटी से, वहां प्रधानमंत्री ने खुद सभा की, और यहां केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, उस हिसाब से वहां भी सभा हुई। आप तो रिपोर्टर देख रहे हैं, उनके सांसद की तो बात ही छोड़ दीजिए क्या स्थितियां हैं, उनके मंत्री तक लोगों की उम्मीदों पे जो है वो खड़े नहीं उतरे हैं। और जो भी चुनाव की जो रिपोर्टें आ रही हैं खूंटी के बारे में, बहुत स्पष्ट है, साफ है। झारखंड की जनता ने बता दिया है कि उनके मंत्री की क्या स्थिति होगी, और आज कोडरमा में भी उनके मंत्री को इसी सवालों से जो है वो रूबरू होना पड़ रहा है। इतने बड़े अंतर को पाट पाएंगे विनोद सिंह? क्या उपाय लगाए हैं, क्या सोचे हैं, क्या अर्थमेटिक है? 4,54,000 कैसे? ठीक आंकड़े उल्टे वैसे, लेकिन कि पिछली बार एक ही टीम के भी लोगों के भी थे, वो लड़ाई ही नकली थी।
वो लड़ाई ही नकली थी और वो साबित हुआ। हम लोगों ने उस दौर में भी कहा, उस समय भी कहा कि बाबूलाल मरांडी जी की भारतीय जनता पार्टी से कोई भिन्नता नहीं है, कोई वैचारिक भिन्नता नहीं है, कोई अलगाव नहीं है। अलगाव सिर्फ और सिर्फ है कुर्सी की, लड़ाई सिर्फ और सिर्फ है सत्ता पे की। और आपने देखा कि जैसे ही चीज़ें हुई, जैसे ही वो फिर अध्यक्ष उनको बनाया गया, फिर वो सारे लोग एक जगह हैं। लेकिन इस बार लड़ाई जो है किसी कोई बेटी कोई व्यक्ति से नहीं, इस बार वो जो सारे एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और एक तरफ वही 7.5 लोग हैं जिनकी उम्मीदों में पानी फिरा है। ठीक आंकड़े पलट गए। विनोद जी, हमको एक बात बताइए, ये हमारे दर्शकों में कई दर्शक ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे बाद में वीडियो देखने के बाद कि भाई आज का जो चुनाव है, आज की जो पॉलिटिक्स है, जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है इंडिया की, उसमें धन का बड़ा प्रभाव है। इसके साथ साथ एक बहुत प्रबंधन का बड़ा हिस्सा रहता है, पैसे बहुत खर्च होते हैं। आप जिस पार्टी से आते हैं, आप इकलौते विधायक हैं उस पार्टी के। इसके अलावा जो इकोनॉमी बेस्ड पॉलिटिक्स जो चल रही है उसमें आप बहुत हद तक फिट नहीं बैठते हैं। कैसे मैनेज हो रहा है? मतलब ये पार्टी संगठन दे रही है या फिर आप क्राउड फंडिंग भी कर रहे हैं? ये जो सबसे बड़ी बात है हाँ, लोगों में करते हुए कि ये हम लोगों के चुनाव ये लोग लड़ रहे हैं, लोग उम्मीदों पे लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं करें कि धीरे धीरे चुनावों को तो इतना ये बन गया है कि एक आम आदमी, एक सामान्य आदमी चुनाव लड़ने की बात ही नहीं सोच सकता है। हम लोग लगातार लोगों से सहयोग से लड़ते रहे, बगोदर विधानसभा यहाँ भी। और इसीलिए चुनाव में लोग जहाँ पैसे बांटते हैं, प्रत्याशी जो चीज़ें हैं आप देख रहे हैं पूरा, बिल्कुल। वहाँ हम लोग चुनाव में लोगों से, चुनाव के लिए भी जो ज़रूरी खर्च हैं लोग मांग रहे हैं, लोग सहयोग कर रहे हैं। छोटे बाज़ार व्यवसायी हों, तमाम लोग हैं, उनके चीज़ों से जो सीधे सहयोग नहीं कर रहे हैं पा रहे, वो कर रहे हैं। चुनाव में हो रहा है तो अपनी गाड़ियाँ करके आ रहे हैं, बाकी जगहों से कैंपेन में चला रहे हैं। तो तमाम लोग आपकी लड़ाई केंद्रीय राज्य मंत्री से है, उनके पास सब कुछ है, पार्टी है, अलग से बाकायदा पूरी फोर्स लगी है, आरएसएस उनके पीछे है। बिल्कुल है, सब कुछ है, संपत्ति है, बाकायदा है, पूरी फोर्स है। हाँ। जो नहीं है कि वो जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, लोगों के साथ, लोगों में सवालों में बीते हुए कल में लोगों के सवालों को लेकर के लड़ने की जिद नहीं है। और ये लोगों ने देखा है भाकपा माले के रूप में, विनोद सिंह के रूप में पिछले कार्यकाल में। वो चाहे कोविड जैसी गंभीर स्थितियां हो, चाहे लॉकडाउन जैसी स्थितियां हो, चाहे राज्य के कहीं, चाहे मायका मजदूरों के लिए जेल जाना हो, कोडरमा जेल भी मुझे 3 दिन रहना पड़ा हो उनके सवालों के लड़ने के लिए, चाहे गिरिडीह के जिला के अंदर या बाहर कहीं भी उत्पीड़न हो, कोई दबाव हो, तो समाज में छात्रों, नौजवानों की उस आकांक्षाओं के प्रति के रूप में ये लड़ाई लड़ी जा रही है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को एक बार खुल के बताएं कि आपको वोट चाहिए क्यों, मतलब क्यों आपको वोट चाहिए, क्यों लोग आपको ही एक विकल्प के तौर पे देखें? इसे फिर मैं कहता हूँ अन्नपूर्णा देवी को विकल्प ना देख के आपकी तरफ जाएं, मतलब फिर मैं कह रहा हूँ कि मूल मैं वजह बार बार करूँ, मूल वजह तो आप इसीलिए करें कि कोई एक बार है, इस बार क्योंकि आप जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, एक बार पूरी चुनाव की ही मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो लोगों की क्या आपने एक प्रतिनिधि के रूप में लोगों ने देखा है, 5 साल उनका भी कार्यकाल देखा है, हमारा भी कार्यकाल लोगों ने देख रहा है। और इसीलिए उन तमाम इलाकों में, मैं बगोदर से बाहर बहुत कम इलाकों में गया हूँ और बहुत कम रहा हूँ, लोग आते जाते लग में आज जो उसी उम्मीद और उसी प्रतीक पे लोग बुला रहे हैं, लोग आवाज़ दे रहे हैं, लोग खड़े हो रहे हैं, उनको विश्वास है, उनको भरोसा है। आप एक बात बताइए, ये आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, आरएसएस पर, कई बार आप लोग टिप्पणी करते हैं। आप जिस पार्टी के साथ हैं, गठबंधन में हैं, उस पार्टी के शीर्षस्थ नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष भ्रष्टाचार के मामले में जेल में, सलाखों के पीछे हैं, होटवार जेल में। आज जब हम ये इंटरव्यू रात के 1:30 बजे संभवतः या 2 बजे, लगभग 1:30-2 बजे जब हम लोग ये शूट कर रहे हैं इंटरव्यू, तब आज से अब से थोड़ी देर पहले, लगभग 5-6 घंटे पहले ये खबर आई कि कांग्रेस की, झारखंड कांग्रेस के बड़े नेता आलमगीर आलम भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है। एक तरह से आप लोगों ने तो पूरा मुद्दा दे दिया बीजेपी को कि भाई आप लोग के खिलाफ। झारखंड में लोग सचमुच भ्रष्टाचार के मुद्दे पे अगर कार्रवाई होती तो झारखंड में भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी शासन रही है। जेपीएससी घोटाले से मनरेगा घोटाले तक सारी चीज़ों में रही है।
और इसीलिए आपने देखा तमाम ईडी सीबीआई आज भी जेपीएससी घोटाले में बाबूलाल मरांडी से लेकर के अब तक उन तमाम लोगों की कोई गिरफ्तारी कोई संबंध तक नहीं पूरी हुई जिस पे साबित हो चुकी। आज भी मनरेगा घोटाले में अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ जहाँ भी करप्शन के मामलों के दरवाजे खोलने की कोशिश की वो सारे दरवाजे इस राज्य में भाजपा के नेताओं की ओर खुल रहे थे। इसलिए आपने देखा कि सारी चीज़ों को बीच में बंद किया गया और एक ज़मीन के मसले पे ये किया गया। लेकिन मैं इससे इतर दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मुझे उस पर कहने से कोई गुरेज नहीं है। हमें दल कोई से की बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर आप सचमुच ईमानदार हैं, आप सचमुच इस मसले में, ये तो कोई इशू ही नहीं है। इशू अगर भारतीय जनता पार्टी के अगर रहता तो आज इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से देखिए सबसे ज़्यादा जो है नीतियों पे, सबसे ज़्यादा नीतियों पे करप्शन जो आप देखें जिन लोगों ने चंदा दिया है और जिनके कंसर्न रहे, कैसे उनको ठेके मिलते रहे, कैसे उनसे बदल रहे, वो तो पूरे प्रमाणित है। आज चुनाव में उठा करके देख लीजिए, घोषित की तो बात छोड़ दीजिए, घोषित में जो है कि सबसे ज़्यादा करोड़पति जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है वो कैंडिडेट हैं, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो जनप्रतिनिधि, किसी हम एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हैं चुनाव में जीतते हैं और तमाम लोग हैं कि आज उनकी ज़िंदगी और उनके जो आय के घोषित स्रोत हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस है। और सचमुच अगर इसमें कोई सुधार की बात है तो क्यों नहीं एक न्यायिक आयोग, क्यों नहीं एक तटस्थ आयोग होती है। आज मसले यही हैं। आप पिछले 25 से ज़्यादा मामलों में देखें कि भाई जो लोग जो चाहे एनसीपी कह रहे हों, प्रधानमंत्री नेशनल कन्वर्ट पार्टी की, आप आएँ, भ्रष्टाचार के सारे कीचड़ हमारे अंदर जमा हो जिस पे कमल पल्वित हो, पुष्पित हो। फ़र्क इतने हैं, इसलिए ईडी सीबीआई तमाम उन्हीं जगहों के लिए है। और वो भी सारे लोग जब भाजपा में आ जाते हैं, चाहे असम का मामला हो, बंगाल का मामला हो या झारखंड में दे, तो आप ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को जानबूझ के फंसाया गया, आलमगीर आलम को जानबूझ के फंसाया गया। बिल्कुल टारगेट वही पे चीज़ों पे लक्ष्य, हम इससे चीज़ें नहीं कर रहे। और दूसरी बात करें, लेकिन जो 37 करोड़ रुपए मिले हैं, उसमें बात करूँ, बिल्कुल उसकी बात कर रहे हैं। 37 करोड़ मिले हैं, 47 करोड़ मिले हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल जो है कार्रवाई, जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। आपने तो देखा कि अभी कहाँ 100-200 करोड़ रुपये इसके पहले बता रहे थे, क्या कार्रवाई, जितने भी पैसे मामले जब्त हुए हैं आज तक, लॉकडाउन से बता दें कि किसी भी मामले में कोई कार्रवाई हुई, बाद में पता चला कि ये मसले, तो ये मामले सिर्फ पीक एंड चूज, डराने और ये चीज़ों पे अगर ये होती तो मैं बता रहा हूँ कि सचमुच मैं इस बात को मानता हूँ, मुझे कतई इस पे गुरेज नहीं है कि आज जो राजनीतिज्ञों और तमाम लोगों की जो जो उनके आय के घोषित स्रोत हैं, जो एक एमएलए के रूप में, जो एमपी के रूप में वेतन है, और वो जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो काफ़ी गैप है, ठीक है, वो काफ़ी तो। लेकिन सचमुच आप इस पर ईमानदार हैं तो जांच होते अधिकारियों से लेकर के जो उसने घोषणा करते हैं, इतनी जो संपत्तियाँ बढ़ती हैं, इन तमाम चीज़ों पे लेकर के कोई आयोग होते, कोई चीज़ें होता। लेकिन है क्या मामला, अब तो यही देख रहे हैं। आज अगर आलमगीर आलम जी भारतीय जनता पार्टी में मान लीजिए शामिल हो जाएं, वो कह दें कि हम, आप देखिएगा ये सारे मामले फिक्स हो जाएंगे, कहेंगे अरे वो तो उसके पैसे थे, वो तो टैक्स नहीं जमे थे, ईडी कहेगी फाइल खुल गई है, वो बंद हो गई है। हाँ। और आपने देखा भानु प्रताप शाही से लेकर के मधु कोड़ा तक जी का सफ़र तो आप देख ही रहे हैं, इसके पहले लोगों के रूप में देख रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, मुझे लगता है भानु प्रताप शाही के नीचे से ट्वीट आ जाएगा। बहरहाल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एक सवाल आया है, और चूँकि हम लोग कार्ड पोस्ट करते हैं कि हम लोग इंटरव्यू करने जा रहे हैं, तो उसमें कई दर्शक हैं जो ये सवाल करते हैं। तो एक दर्शक ने सवाल आपके लिए भेजा है कि कोडरमा सीट से आपकी पार्टी के ही राजकुमार यादव चुनाव लड़ चुके हैं, उन्हें टिकट ना देकर आपको टिकट मिला है, क्या राजकुमार यादव आपके साथ हैं, आपको उनका समर्थन मिल रहा है? तो चुनाव में आप देख ही रहे हैं, पार्टी है, लोग हैं, पार्टी मिल करके थे और चुनाव में लड़ते रहे हैं तमाम लोग। राजकुमार जी लड़ते रहे हैं, उससे पहले 3 कैंडिडेट और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से अलग अलग लोगों में रह रहे थे। इस बार लोगों ने तय किया हम लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे थे, राजकुमार जी लड़ रहे थे, तो हम लोग सब लोग मिल करके लड़ रहे थे 3-3 बार। ऊपर ऊपर ही है या वाकई समर्थन है अंदर से? आप देख रहे हैं ना, आपने देखा कि सबसे, आप यही से समझ लीजिए कि अभी जिस दिन प्रधानमंत्री की सभा थी जी, उसी दिन तीसरी में सभा थी, उतनी धूप और ये चीज़ों में, जो उनके ही विधानसभा क्षेत्र का इलाका था। बस एक वानगी काफ़ी। जेपी वर्मा का जिक्र बार बार आ रहा है कोडरमा से। आप को गठबंधन इंडिया अलायंस ने तय किया कि विनोद सिंह यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जेपी वर्मा यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया है।
आपको नुकसान होने जा रहा है, फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? मैंने फिर कहा हमारे किसी ये चुनाव को एक व्यक्ति का चुनाव ही नहीं है इस बार लोकसभा। हाँ। ये चुनाव को एक दल का चुनाव नहीं है। चुनाव पिछले 10 सालों से जो शासन चल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी लूट रही है, उसके खिलाफ कौन दल लड़ रहा है, किससे लड़ रहा है, किस पार्टी को मिला है, वो लोगों के सामने महत्वपूर्ण है। उनके आप कह रहे हैं कि विचार महत्वपूर्ण वो महत्वपूर्ण है। और जब बड़ी कोई महत्वपूर्ण होती हैं तो पार्टी है, गठबंधन है, कहीं किसी के कोई सीट, किसी को कोई सीटें मिली। यहाँ भाकपा माले जमीनी स्तर पे लड़ाइयों को लड़ने वाली रही है पार्टी, पहले भी 2-2 बार रह चुकी है तो इसके मिली। रही बात चुनाव लड़ने की, तो बात चुनाव लड़ ही सकते हैं लोग, तमाम लोग हैं, लोकतंत्र है, तमाम चीज़ें, सबको अपनी आज़ादी है चुनाव लड़ने की। और रही बात फ़ायदे या नुकसान की बात, तो उनके लिए, किनके लिए चिंता के सबब हैं, उनके चेहरा में उससे लकीरें दिख रही है। आपकी मुस्कान हालांकि बहुत कुछ बता रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एक तो आप जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस विचारधारा से आप आते हैं, उस विचारधारा में विचार बहुत महत्वपूर्ण है, विचारों का स्थान बहुत अलग है। और जो आज भारत की राजनीति है उसमें जो देश की सबसे बड़ी पार्टी, तथाकथित बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसके सबसे सशक्त चेहरे कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी। तो एक तरफ ऐसा लग रहा है कि कोडरमा में विचार का चुनाव है, दूसरी तरफ लग रहा है कि व्यक्तित्व का चुनाव है। तो असल में चुनाव है किसका, व्यक्तित्व का या विचार का? देखिए, ये चुनाव है इस देश की जो विरासत पिछले 75 सालों से बनाई गई है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। देश की तमाम सार्वजनिक संपदाओं को बेचा जा रहा है। यहाँ तक कि देश के संविधान को तार-तार किया जा रहा है। तमाम नीति नियमों को रहते हुए भी किसानों के मसले पे देखिए, छात्र युवाओं के मसले को देखिएगा, तमाम चीज़ें ख़त्म हो रही है। संसद तक में जो है कोई नियम और कोई कानून बनते हैं तो उसमें कोई बहस पारित नहीं रही है। तो ये हमारे संसदीय मान प्रतिमान को सब चीज़ों से ख़त्म की जा रही है और उसके खिलाफ ये चुनाव जो है वो निर्णायक चुनाव है। एक तो आप भाकपा माले के इकलौते विधायक हैं और बगोदर से आप चुन के आते हैं। इसके अलावा झारखंड में कोई एक भी ऐसी सीट नहीं है आपके छोड़ने के बाद कि जहाँ से आपके विधायक हों, आपकी पार्टी के विधायक हों। मैं कह रहा हूँ कि बहुत जब जा रहे हैं, आप यात्रा कर रहे हैं, तो क्या रिस्पॉन्स है आपकी पार्टी को लेकर के? लोग क्या बताते हैं? मतलब लोग जानते हैं, लोग देखते ही हैं। क्या बगोदर तक ये सीमित है या फिर पूरे कोडरमा में इसका एक्सेप्टेंस है? नहीं, आप इसी से तो देख सकते हैं ना कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में भाकपा माले जब अकेले भी चुनाव लड़ती रही है, तो पिछले वर्षों में 2009 में भी हमने जो है यहाँ से सेकंड थे, 2014 में भी हम लोगों ने सेकंड किया था। ठीक। इस बार भी विधानसभा संयोग से हम लोग अलग अलग चुनाव लड़े थे। उसमें भी अगर आप देखिएगा कि एक दल के बतौर जो है गिरिडीह में जो है वो हम लोग सबसे अलग वोटों ले आने वाले हैं। बगोदर हम लोग जीतते रहे हैं, राजधनवार हम लोग जीते थे। इस बार कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहने वाला है आपका? किस विधानसभा से आपको लगता है कि राजधनवार जीते हुए मुझे लग रहा है। इस बार पहले जो चीज़ें हम लोग 2-2 बार में वो गिरिडीह के इलाकों में हम लोगों की बढ़त होती थी, कोडरमा और बरकट्ठा में जो है हुआ। लेकिन इस बार गठबंधन के तहत चुनाव लड़े जा रहे हैं और गठबंधन से इतर मुझे अगर कहें तो सबसे व्यापक गठबंधन तो बल्कि आप कोडरमा में ही देखिएगा कि जहां तमाम लेफ्ट पार्टियां एक गठबंधन के साथ, और कोई जगह नहीं जहां तमाम कांग्रेस, आरजेडी के अलावा, जेएमएम के अलावा विभिन्न सामाजिक समूह जो हैं, दल हैं, अलग अलग जो संगठन हैं, जो समाज में अलग अलग आंदोलन चलाते हैं, वो लोग हैं। तो सबसे व्यापक है और इससे भी व्यापक है लोगों का सवाल, लोगों की उम्मीदें और लोगों की आशाएं, और इसलिए वो व्यापक समर्थन जो है हर जगह से मिल रहा है, वो चाहे कोडरमा के इलाके हों, चाहे बरकट्ठा के इलाके। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई हम तो अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना के जोत रहे हैं, और उनकी सभा भी आपकी लोकसभा में हुई है। कितना असर पड़ेगा? खास करके कहा जाता है कि कोडरमा में एक तरह से यादवों का ठीक ठाक प्रभाव रहा है। वे अमूमन जिनको चाहे हैं, जिनको समर्थन दिए हैं, एक मुश्त होकर के उनको सांसद बनाए।
तो तेजस्वी यादव के आने से कितना असर होगा कोडरमा में? मुझे लगता है सभी समूह को तेजस्वी यादव जी हों। इस लिहाज से बताइएगा कि अन्नपूर्णा देवी भी यादव समुदाय से आती हैं और वो फिर आप, मुझे लग रहा है कि आपके पास जो आकलन है वो बहुत ये पे है। आप कोडरमा लोकसभा का देख लिए, अलग अलग समूहों के अलग अलग दौरों के यहाँ भी जिनकी कोई संख्या नहीं है, कोई ये चीज़ें नहीं है, वो लड़ रहे हैं। उन उम्मीदों पे, उन सवालों पे लोग लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं। और अगर वही मसले रहते तो अगर आप देखते तो हम लोग तो 2009 अगर और 2014 में भी चुनाव जीत गए रहते। कोडरमा और बरकट्ठा के इलाके में ही हम लोग सबसे ज़्यादा फिसड्डी रहे हैं। सवाल उसके है, लोगों की जो संघर्ष, लोगों की आवाज़ और मालिक की पहचान इसी रूप में रही है। वो चाहे राजकुमार यादव जी लड़ते रहे हों, महेंद्र सिंह लड़ते रहे हों या विनोद सिंह लड़ रहे हों, वो पहचान नहीं है। कोई जाति, कोई समूह, कोई ये, क्योंकि बस यही पहचान रही है। वो दिन हो या रात हो, सुबह दोपहर हो या शाम हो, कहीं कोई मसले हों, लोगों की आवाज़ों के लिए उठाएं तो लोग आ जाएंगे। भेलवा राज्य में, भेलवा घाटी में नरसंहार होता है, वहाँ से लोग नहीं पहुँचते हैं। यहाँ से बगोदर से हम लोग जाते हैं, पहुँचते और घायलों को सबसे पहले हॉस्पिटल 100 किलोमीटर दूर है। प्रदीप पासवान की हत्या हो जाती है पुलिस की गोली से, वहाँ पे मिर्जागंज में हम लोग लड़ते हैं, लड़ करके मुआवजा दिलाते हैं। प्रवासी श्रमिकों का सवाल हो, अर्जुन साव का हो, माइका का सवाल हो, फैक्ट्री में मजदूर की डीवीसी में हो जाती है तो गिरिडीह से और यहाँ से वहाँ साथी जाते हैं, आवाज़ उठाते हैं और लड़ते हैं। तो मालिक की पहचान यही है। धनबाद में व्यवसायियों पे पुलिस की गोली चलती है और उस दौर में सूचना मिलती है तो लोग नेता जो कन्नी काटते हैं उसके बजाय जो वहाँ खड़े होकर के उस मामले को हल करते हैं। यहाँ पे अगर कोई अपराध, क्राइम की मामला होती है, तीसरी के अंशु बनवाल भाइयों की हत्या हो जाती है, पुलिस भी जिसकी लाश नहीं खोजने में रहती है, हमारे साथी लोग उन जंगलों से खोज करके उनके जो है अस्थि कंकाल जो है बरामद करते हैं और गिरफ्तारी का दबाव बनाते हैं। तो ये पहचान है। मैं कह रहा हूँ कि विनोद सिंह जी अपने जीवन का पहला संसदीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपके पिता कॉमरेड महेंद्र सिंह को पूरा झारखंड याद करता है, उनकी जो पहचान, उनका जो संघर्ष रहा है। कैसे याद करते हैं अपने पिता को? इस सफ़र में उनकी कमी खलती है। पहले लोकसभा संसदीय चुनाव में, आपके जीवन के पहले संसदीय चुनाव। संसदीय नहीं, मैं तो 3 बार से विधायक का चुनाव लड़ ही चुका हूँ। ये तो लोकसभा का चुनाव है। लड़ते रहे हम लोग, अब कैंडिडेट कोई हो। 2014 का हम लोगों ने चुनाव लड़ा, 2009 का चुनाव लड़ा। कैंडिडेट तब नहीं थे आप, आपको पहली दफा पार्टी लड़ रही थी। हम लोग सारे लोग चुनाव संचालित कर रहे थे जी। तो वो ज़्यादा इस चिंता, कैंडिडेट के रहने से होता है कि भाई आपको घूमना है, लोगों की उम्मीदों ये करना है। तो इससे पहले ये कोई अलग नहीं है, हम लोग सामूहिक रूप से, और इस बार बल्कि ज़्यादा सहयोग, ज़्यादा चीज़ें मिल रहा है तो ज़्यादा इत्मीनान के साथ, ज़्यादा जनसमर्थन के साथ हम लोग, और यही है कि जितना बड़ा जनसमर्थन है, जितनी उम्मीदें हैं और उतने कम समय में उन तमाम जगहों तक पहुंच पाना एक मुश्किल का कार्य हो रहा है। तो ये एक चुनौती है। रात के 2:11 हो रहे हैं जब हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं। कितनी नींद हो पाती है चुनाव के दौरान? आप लगातार ऐसे भी हर प्रत्याशी घूमते हैं, आप कितना नींद ले पा रहे हैं? बिल्कुल, वो तो अलग मसला, लेकिन सामान्य समयों में भी वो हम लोगों को रात 1 हो, 1:30 बजे तक हो, वो कॉल आते रहते हैं। जाहिर सी बात है, लेकिन जाहिर सी बात है अभी थोड़ी जैसे जैसे चुनाव की स्थितियाँ होती जा रही है वैसे, लेकिन फिर सुबह से चूँकि एक हम लोगों का पैटर्न बन गया है हमारा कि भले ही कुछ में शहरों में तो लोग 10 बजे के बाद, यहाँ उल्टा होता है। हमारा जो पूरी जीवन बन गया है कि सुबह लोग 6 बजे से ही घर आना शुरू होते हैं। वो जानते हैं, जो आमतौर पे हमारा रूटीन होता है, मैं घर पे रहता हूँ, कि 10 बजे के बाद हमको लोग कभी घर पे पाते नहीं, चुनाव हो या न हो, किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी इलाके में। अब मेरे पास कुछ आपको लेके शिकायतों वाली के सवाल हैं, और ये सवाल इस झारखंड के छात्रों ने हमारे पास भेजे हैं और उन्होंने कहा है कि द फोर्थ पीरियड जब इंटरव्यू करे विनोद सिंह के तो ये सारे सवाल उनके समक्ष रखे। हाँ। एक एक करके मैं सवाल पूछता हूँ। JSSC CGL की परीक्षा में भारी गड़बड़ी को लेकर पूरे राज्य के युवा नाराज़ हैं। वे मांग कर रहे हैं कि दोबारा परीक्षा हो और इसकी डेट जारी की जाए। इस दिशा में आप सरकार पर दबाव बनाए हैं या बना रहे हैं? क्या स्थिति? बिल्कुल, परीक्षाओं को लेकर के शुरू से ही स्पष्ट रही हमारी। GPSC के जब घोटाले हुए, फर्स्ट के, सेकंड के रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा मुखर
आवाज़ जो है हमारी जो है उठती रही उस दौर। ये अलग बात है कि हमने फिर यही कहा कि अगर इरादे आपके करने के हों तो कोई चीज़ में सीबीआई जांच उस पर हो गई, लेकिन सीबीआई की रिपोर्ट के बावजूद अभी तक इतने सालों के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में देखिए निश्चित रूप से गड़बड़ी हुई। हमने खुद मांग किया, विधानसभा में भी उठाया, सवाल उठा, और यही एक मामला है कि जिसमें इतनी त्वरित गिरफ्तारी हुई। सवाल गिरफ्तारी भी हुई, परीक्षाएं तो देने लेनी ही चाहिए, लेकिन अभी आप देख लीजिएगा पूरा एक पैटर्न बन गया। और इस बार तो आप देख रहे हैं कि नीट तक में जो है उस उत्तर प्रदेश में जहां सबसे ज़्यादा ये करे लगातार पुलिस की बहाली में, अभी नीट में सारी चीज़ें हुई है। तो इन तमाम परीक्षाएं तो हो ही, लेकिन मुझे लगता है कि एक व्यापक परिवर्तन ये होना चाहिए। हो सकता है, मुझे जो लगता है कि लोगों को कई बार पता चलता है कि इतने बड़े पैमाने पे जब परीक्षा पत्र प्रश्न पत्र छपेंगे 2-2 लाख 10 लाख में, प्रेस जा रहे हैं, कंपनियां जा रहे हैं और ये सब चीज़ें हो गई, तो ये अब एक ऐसा समय आ गया है कि मुझे लग रहा है कि इस बड़े पैमाने पे जो एग्ज़ाम्स और होते हैं, और जब एक नौकरी के लिए लोगों की जी जान लग जाए, नौकरी मिलनी आसानी नहीं है। आखिर क्यों आज एक नौकरी के लिए लाखों करोड़ों रुपए की हो रहे हैं कि रोज़गार की संभावनाएं सरकारी चीज़ों की इतनी सीमित कर दी गई, ये गैप हो गई है कि जी जान लगा दी गई है। तो परीक्षाओं सबसे पहले तो कि जितनी परीक्षाएं हों, जितनी रोज़गार खुले लोगों के, जो इस सरकार में 10 सालों में और सीमित हो रहे हैं। दूसरे मुझे लगता है कि एक व्यापक आयोग और ये बना करके परीक्षाओं के पैटर्न की भी जो है कुछ बदलाव ये व्यापक ही करने चाहिए। तो इस मामले पे आपने ये चंपाई सरकार को वो तो मैंने कहा, वो तो गिरफ्तारी भी हुई और बाकी सारी चीज़ों में जो भी दोषी में और जिस व्यक्ति पे भी हुआ, विधानसभा के से भी कुछ लोग उस पे थे, और अपने मुझे उस दौर में भी जब विधानसभा में नियुक्ति घोटाला हुए थे उसमें भी बात हुई थी, और मैंने यही बात उठाया कि भाई अगर वो हुए थे भाजपा के शासनकाल में सबसे नियुक्ति में घोटाले में, अगर वो कार्रवाई ठोस होती तो शायद इतना मन नहीं बढ़ा होता। अभी तो थोड़ी गिरफ्तारी भी हो गई इन चीज़ों को लेकर के, तो परीक्षाएं। लेकिन मुझे लगता है इसके साथ ही साथ यह भी सोचा जाना चाहिए जो सबसे बड़ा सवाल है। एक तो एक हमारे कई दर्शकों ने लगभग मतलब 12-15 लोगों ने ये सवाल एक मुश्त पूछा, और लगभग सब लोगों के सवाल का वही टेम्परामेंट था, मतलब मकसद वही था पूछना। कोई भी परीक्षाएं होती है, परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होता है, लोग आंदोलन करने जाते हैं सड़कों पर, तो एक ही तरीका है सरकार के पास कि उस आक्रोशित छात्रों को नियंत्रित कर दिया जाए, कि उन पे लाठियां बरसाई जाए और उस पर एफआईआर दर्ज करा दी जाए। आप इस पर क्या सोचते हैं? और मुझे किसी भी आकांक्षाओं को, किसी भी आंदोलन को, छात्रों हों युवाओं हों, उन पे कोई लाठी और कोई गोली बरसा करके आप चीज़ों पे नहीं कर सकते हैं। ज़रूर इस दौर में अब सारी चीज़ें राजनीतिक चीज़ में कि कुछ चीज़ें गुमराह और चीज़ें भी की जा सकती है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि कुछ खास समूह, कुछ खास दल के लोगों ने जो है कोई पुराने वीडियो ले करके सब सारी चीज़ें किए, सारी चीज़ें की गई। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, सबसे जो ज़रूरी बात है कि जो एग्ज़ाम हैं, जो परीक्षाएं हैं, जो में नियुक्तियों के दरवाजे नहीं खुलेंगे, नियुक्तियों की चीज़ें नहीं होंगी, तो छात्रों हों, गुस्सा हों। ज़रूर इस सरकार ने कई मायनों में बहुत बेहतर काम किए हैं, यूनिवर्सल स्कीम के मामले में, राशन के मामले में। जब भारत सरकार राशन का कार्ड बनाना बंद कर दिए हो, ग्रीन कार्ड के मामले में, गंभीर बीमारी योजना के बारे में, तमाम चीज़ों में। लेकिन एक नियुक्तियों वाली मसला जो उस पर रही और जो तमाम तरह के अड़ंगे लगे, बनते रहे, और एक कोशिश भी की गई जिसको लेकर के सुस्पष्ट नीति बने, तो वह भी अड़ंगे लगने शुरू हुए। विधानसभा से पारित होने के बावजूद राज्यपाल जो है वापस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक दर्जन सांसद होते हैं, कभी संसद से लेकर के कभी इन चीज़ों के कोई विरोध नहीं करते हैं। मुझे लगता है एक व्यापक नीति है और है, लेकिन फिर भी उन तमाम चीज़ों के बावजूद जो है, जो नियुक्तियां अभी तो खुले इसलिए करते, जो राष्ट्रीय और झारखंड में जो सबसे बड़ा है कोर्ट और कचहरी, और इसको लेकर के इसलिए मुझे लगता है कि प्लानिंग को लेकर के, और कि जब आप कोई पॉलिसीगत चीज़ें बना रहे हों तो पहले ही सोच लें, पहले ही थोड़े उसके सभी पहलुओं पे विचार, और हर मोर्चे पे हमने विचार किया। जैसे इन्होंने 10 वाला 12th वाली नीति बनाई थी, हमने उस दौर में भी विरोध किया, सबसे मुखर होकर के कहा कि भाई ये गलत हो रहा है, इस पर सुधार हुआ जाए, और नहीं तो न्यायालय में, और अंततः वो टूटा और सरकार ने भी को महसूस हुआ कि ये गलत हुआ,
लेकिन जाहिर सी बात उसमें विलम्ब हुई और उस विलम्ब की वजह से नियुक्तियाँ फंसी। हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन, इस टर्म में तो हमने अब तक 2 मुख्यमंत्री देखे हैं। नौकरी के मामले में आप अपनी ही सरकार को कितना नंबर देंगे 100 में? एकदम बहुत, चूंकि आपकी छवि एक नहीं ईमानदार बिल्कुल उसकी विधायक बात की उसको रही है। लेकर के नौकरियों की जो मामला है वो फंस गई। हाँ। उसको लेकर के वजह जो भी रही हो, पर 100 में प्रयास आप ने कितना कोशिश नंबर देंगे? किया गवर्नमेंट ने, और उसमें मुझे लग रहा है कि तुलनात्मक रूप से अगर आप उसको देखें, पुरानी ये जो परीक्षाएं होनी थी वो हो जानी चाहिए थी, वो होती तो बेहतर होता। और इस मामले में कारण चाहे जो भी रहे उस पर कोई मसला नहीं रहा। झारखंड में जितना एस्पिरेशन था, जितनी चीज़ें था, वो थोड़ी कम हुई। और इसीलिए हमने कहा भी कि अब चूंकि समय कम है, और हमारा अभी भी कहना है कि अब इसके बाद 2 महीने की कम से कम जो अनुबंध पे जो तमाम लोग हैं, जो बार बार उस पे लोग हैं, और जो अस्थाई किस्म के लोग हैं, अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कल कोई फिर कोर्ट अभी तमाम कोई प्रक्रिया जाएंगी, तो जो अस्थाई जो है वो शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, हमारे पोषण सखी तो भारत सरकार ने हटा ही दिया, लेकिन चाहे पैरा टीचर में हो, चाहे इसमें हो, सहिया लोग हों, चाहे जल सहिया हों, तमाम इन जगहों पे लोग हों जिनको अस्थाई किया जा सकता है, उनको अस्थाई किया जाना चाहिए सीधे, और ये एक रास्ता, एक विकल्प हो सकता है। ठीक है, आखिरी सवाल, 1932 पर आपकी क्या राय है, आपका क्या टेक है? बहुत स्पष्ट 1932 की कोई उदाहरण में कि भाई जिस राज्य की लड़ाई एस्पिरेशन क्या आप इस की पे सहमत हैं है, या राज्य असहमत की हैं? आकांक्षाओं पे है, और राज्य के स्थानीय लोगों को जो वंचित तबके हैं किसी भी चीज़ में है, उनको प्राथमिकता हर हाल में मिलनी ही चाहिए, और बाकी हर राज्यों में है। ऐसा नहीं है सहमत असहमत की मसला नहीं है, सारे राज्यों का एक डोमिसाइल है, बगल में बिहार का है, बाकी जगह, तो झारखंड में क्यों नहीं? तो आप डोमिसाइल झारखंड 1932 पर ही आप झारखंड सहमत हैं? की खतियान आधारित होनी चाहिए, 1932 जो आधार। करते हुए खतियान की जो भी करते हुए जो यहाँ के खतियानी लोग हैं, रैयत हों, जिनके पास जो जगह ज़मीनें नहीं हों उस दौर में, तो उसके रास्ते निकलते रहे हों, निकाले जाने चाहिए, लेकिन मूलतः एक सेंटर करते हुए खतियान आधारित होनी चाहिए। ठीक है, और आखिरी सवाल ये कि मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने लोग देख रहे हैं, ये मैं सवाल हर प्रत्याशी से इसलिए पूछता हूँ ताकि जब वे चुनाव जीतें तो हम उनको इस वक्त का ये इंटरव्यू दिखा सकें कि आपने ये बात कही थी कि आपको वोट क्यों देने चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि कोडरमा की जनता, झारखंड की जनता, देश की जनता, जहाँ तक ये वीडियो पहुँचेगी, वो लोग समझें कि विनोद सिंह को वोट क्यों मिलना चाहिए। ये आपके दर्शक। हाँ बिल्कुल, इसलिए कि हमारा भी बीता हुआ कल में, अगर आप चाहते हैं, आपके सवाल हैं, आपके मुद्दे हैं, वो आप जिस संसद में, जिस संसदीय व्यवस्था में वहाँ उठें, उस पर बात हो, उस पर संजीदगी से लड़ाई लड़ी जाए, इसलिए वोट देना चाहिए। और वोट सिर्फ इसलिए ही नहीं देना चाहिए, बल्कि सड़क पे ज़रूरत के समय आपके सवालों और संघर्ष में सड़क में भी आपके प्रतिनिधि हों, आपके लोग हों, वो आपके साथ खड़े हों। सिर्फ 5 साल में एक बार कोई वोट लेने देने का रिश्ता नहीं है। आपकी जब मुसीबतें हों, आपकी जब परेशानियाँ हों, तो वहाँ भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। इसलिए भाकपा माले को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में विनोद सिंह को जाना जाता है और वोट देना चाहिए। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो रात के 2:30 बज गए हैं अब जब हम लोग ये इंटरव्यू ख़त्म कर रहे हैं। जिस आक्रामकता के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं कि बहुत टसल है, बहुत क्लोज टू क्लोज फाइट है। अब चुनावी नतीजों के बाद ये पता चल पाएगा कि विनोद सिंह वाकई कितनी आक्रामकता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जल जंगल ज़मीन के मुद्दे हैं, जिस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, उस पार्टी के जो विचार हैं, उस पार्टी के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के साथ वे कितना कोडरमा की जनता में अपना दिल में अपना जगह बना पाते हैं, ये तमाम चीज़ें देखनी होंगी। लेकिन देखनी होंगी 4 जून को, जब इलेक्शन के नतीजे घोषित हो जाएंगे, तब समझ में आएगा कि इस बार कोडरमा की जनता ने किसको अपना बेहतर प्रत्याशी माना है। बहुत बहुत शुक्रिया इंटरव्यू देने के लिए। कैसा लगा इंटरव्यू, बातचीत कैसी लगी? हालांकि बहुत रात हो गई। बिल्कुल शायद थोड़ी अगर हम लोग और सुबह और इस सब चीज़ों में तो थोड़ा और बेहतर तरीके से बात जी हो सकती थी, क्योंकि आप भी बहुत थक गए हैं लगातार यात्राओं बिल्कुल। में। तो शायद थोड़ी सी जो चूक हुई हो, शायद वो थकान का ही जी थोड़ा असर हो। जी जी बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया आपका भी, और अब मैं चाहूँगा कि आप एकदम आराम करें और फिर इत्मीनान करें और कल अपनी यात्रा के लिए निकलें। बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों।